वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे योम तकबीर के हवाले से कि योम तकबीर एक वो दिन है जब पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बना, एटमी कुव्वत बना, सातवीं एटमी कुव्वत। इसके अलावा इस्लामिक ममालिक की पहली एटमी कुव्वत बना और तमाम इस्लामिक ममालिक को इस हवाले से पाकिस्तान पर आज भी फ़ख्र है। और वो इस एटमी कुव्वत को न सिर्फ पाकिस्तान की एटमी कुव्वत बल्कि वो इस्लामिक दुनिया का जो है वो इसको एटमी कुव्वत समझते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर होने का मतलब इस्लामिक दुनिया के जो 52 से ज़्यादा ममालिक हैं उनका दिफा नाकाबिल तस्खीर हो चुका है और पाकिस्तान की एटमी कुव्वत किसी न किसी तरीके से उनका भी दिफा रखती है। और उनका ये कहना और ये मानना है कि पाकिस्तान की एटमी कुव्वत उनके लिए भी एक नाकाबिल तस्खीर कुव्वत साबित हुई है। शहजाद साहब, जो पाकिस्तान उस वक्त एटमी कुव्वत बना, उस वक्त जो भारत और पाकिस्तान के मामलात थे, ताल्लुकात थे, उतना 1947 से ही हम देख रहे हैं कि भारत एक हमारा अज़ली दुश्मन है और वो हमेशा उसकी मैली आंख हम पर रही है, लेकिन हमने हमेशा उसकी मैली आंख को नोच कर बाहर निकाला है। तब के हालात और आज के हालात का आप किस तरह से मुआवजा करेंगे? देखें काशिफ साहब, जो तब के हालात थे वो बहुत मुख्तलिफ थे। 1998 से पहले की बात की आपने, 1997 के हालात की। तब तो आपको पता है कि पूरी दुनिया को मालूम था कि भारत जो है वो एक एटमी ताकत है और भारत के तो वहम गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान एटमी ताकत बन के उभरेगा और वो भी इस्लामी दुनिया की पहली ताकत बन के उभरेगा। उस हवाले से वो काफ़ी जो है पाकिस्तान के ऊपर दबाव रखता रहा है। इसी दबाव की वजह से अमेरिका ने उसको बहुत सपोर्ट किया, ख़ास तौर पे इसराइल ने उसको बहुत सपोर्ट किया। यही वजह है कि आप ये देखें कि आज से पहले जितनी उसने तबाही और बर्बादी और बर्बरियत कश्मीर के ऊपर की थी वो पहले कभी नहीं की थी। इसी बदमाशी के ऊपर वो इनके साथ चलता रहा, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की जानिब से ये अटैक हुए हैं तो वो हैरान और परेशान ज़रूर हुआ है। अच्छा, उस वक्त की जो आलमी ताकतें थी उन्होंने कहा चलें ठीक है, पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत तो बन गया, मगर जब ये चलाएगा तो देखेंगे। मगर आप ये देखें कि जैसे ही पाकिस्तान ने ये इसी सोच और इसी आकाश को लेकर जिस वक्त भारत ने मनसूबा साजी की, और ये उसके अकेले की मनसूबा साजी नहीं थी, जो 10 मई का वाक़या हुआ है, 6 और 7 मई को भारत ने अटैक किया, ये अचानक नहीं हुआ था। पहलगाम का वाक़या ये एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत हुआ था और उस वक्त इसराइल ने इसको फुल सपोर्ट किया था। इसका मास्टरमाइंड जो था वो इसराइल था। उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने पाकिस्तान की इज्जत रखनी थी और ये एक मौका आया और भारत को जलील करना था और नरेंद्र मोदी का जो चेहरा था वो दुनिया के सामने बेनकाब होना था। वो बहुत उछल रहा था इसराइल के ऊपर और अमेरिका के ऊपर। देखिए, अमेरिका को मैं यहाँ पर इस वक्त थोड़ा सा सॉफ्ट इस वजह से रखूँगा क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है और जो ताकतवर होता है वो हमेशा ताकतवर का साथ देता है, वो नीचे वाले का साथ नहीं देता। मगर उस 10 मई के वाक़े से पहले जो अमेरिका था वो यही समझता था कि भारत जो एक ताकतवर मुल्क है, चूँकि भारत ने दुनिया में एक तासुर कायम किया हुआ था कि वो पाकिस्तान को नीस्त और नाबूद कर देगा। इसी वजह से एशिया में कायम रहने के लिए अमेरिका ने भारत के ऊपर बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की थी और भारत के बहुत नखरे उठाए थे। मगर जिस वक्त 10 मई में पाकिस्तान ने ये मरका सरअंजाम दिया, हमारी अफवाज ने उनका डट के मुकाबला किया, तब उनको एहसास हो गया कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसको हम पहले जैसा पाकिस्तान समझते थे। और यहाँ मैं एक बात फिर दोहराऊँगा कि पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद एटमी कुव्वत है जिसने उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन नहीं किए हुए, जिसके रूल के मुताबिक हर वो मुल्क जिसके पास एटमी ताकत है वो अपना एटमी ताकत उस वक्त इस्तेमाल करेगा जिस वक्त वो बिल्कुल लाचार और बेबस हो जाएगा। मगर पाकिस्तान ने इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल साइन नहीं किए। पाकिस्तान अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी उसको अटैक कर सकता है और यही चीज़ जो थी भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दी। मैं आपको ये बताऊं, देखें आज यौम तकबीर के हवाले से लोग बड़ी बातें करते हैं, मेरा ख्याल में सिवाय एक जमात के बाकी जो है वो सब इस चीज़ के ऊपर यौम तकबीर की खुशियाँ मना रहे हैं। उनको इस चीज़ की खुशी जो है शायद हज़म नहीं हो रही, ना उनका वोटर इसको कर रहा है ना उनका सपोर्टर इस चीज़ को कर रहा है। हालांकि आप देखें कि उस वक्त जो नवाज शरीफ थे वज़ीर आज़म, जिन्हें लोग आज जो एक मखसूस जमात है वो चोर और डाकू कहती है, उस वक्त सदर क्लिंटन ने उनको 5 अरब डॉलर की पेशकश की थी। ना सिर्फ उनके लिए पेशकश की थी बल्कि यहाँ तक कहा था कि आपके ऊपर अगर वर्ल्ड बैंक का, एशियाई बैंक के जितने भी कर्जे हैं वो भी हम जो है वो सारे इसको रेज़ कर देते हैं, वो भी हम अपने ज़िम्मे लेते हैं, मगर आप एटमी धमाका ना करें। तो क्या एक जो लोग आज उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो चोर हैं, डाकू हैं, तो क्या उस इतनी बड़ी रकम जो उस वक्त उनको मिल रही थी
होती, शायद आज पाकिस्तान का वो वाहिद पहला शख्स होता जो दुनिया का अमीर तरीन शख्स होता। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त उन्होंने ये ऑफ़र कबूल न करके पाकिस्तान के साथ मुहब्बे वतनी का एक सबूत दी है। और आज बिलाशुबा कोई माने या ना माने, कम अज़ कम मैं इस चीज़ को ज़रूर उनको, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को ये अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने ये इस वक्त बर वक्त फ़ैसला किया। और आज हम उस सूरत में बैठे हुए हैं कि दुनिया हमें जिस वक्त सोचती है तो 10 दफ़ा सोचती है। आज ये देखें कि 10 मई के वाक़े के बाद दुनिया में हमारा मकाम भी बदल गया, दुनिया में हमारी इज़्ज़त भी बदल गई। बिलाशुबा इसमें हमारे फील्ड मार्शल का, हमारी अफवाज का, तीनों अफवाज का बहुत इसमें किरदार है। और आप ये देखें आज हम इस पोजीशन में हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ईरान के दौरे पर जिस वक्त गए हैं और उन्होंने वहाँ पे ये ऐलान किया है कि ईरान अगर एटमी क़ुव्वत बनना जा रहा है, एटमी सलाहियत हासिल करता है तो पाकिस्तान उनकी हमायत करेगा। और ये ऐसे मौके पर कहा है जिसके ऊपर अमेरिका नहीं चाहता, अमेरिका की ये ख्वाहिश नहीं थी कि ईरान जो है वो जोहरी ताकत बने। उसके ऊपर उन्होंने पाबंदियाँ लगाने की भी तजवीज़ दी थी अमेरिका ने। मगर मैं ये समझता हूँ कि आज अमेरिका अगर ईरान की हमायत में पाकिस्तान के ऊपर खामोश है तो उसकी भी सबसे बड़ी वजह यही है कि एक तो हमारी जो एटमी ताकत थी, एटमी क़ुव्वत हम बने हैं। देखें आपके पास कितने ही मिसाइल क्यों ना हो, कितनी भी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, मगर किसी भी मुल्क की दिफाई ताकत, सबसे बड़ी जो ताकत समझी जाती है वो आपकी एटमी क़ुव्वत होती है। और पाकिस्तान जो है इस वक्त एटमी क़ुव्वत है और इस्लामी ममालिक में से सबसे पहली जो क़ुव्वत बना है वो पाकिस्तान बनना। वरना आप ये देख लें कश्मीर का क्या हाल कर रहा है इंडिया, आप ये देखें फ़लस्तीन में क्या हाल हुआ है। अरब ममालिक को मैं यहाँ पे ये बिलखसूस ज़रूर कहूँगा कि जिस वक्त ये पाकिस्तान में एटमी धमाके का किया था तो सबसे ज़्यादा खुशी फ़लस्तीन ने मनाई थी, मगर अरब ममालिक ऑलमोस्ट तमाम अरब ममालिक। लेकिन मैं यहाँ एक जाते जाते एक ज़रूर बात करूँगा। देखें हमारे जो अरब ममालिक हैं उनको अपनी ऐशो इशरत छोड़नी होगी, अपना आराम छोड़ना होगा। वो देखें बड़ी ताकत है सुपर पावर अमेरिका का वो किस वालियाना तरीके से इस्तकबाल करते हैं। वो नहीं चाहते कि वो अमेरिका की सुपर पावर को नाराज़ कर लें। अगर वो नाराज़ करते हैं, अमेरिका उन पे ऊपर पाबंदियां लगाते हैं। अगर उनके ऊपर पाबंदी लगती है तो अरब ममालिक में बादशाहत वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो के वहाँ पर जो जमहूरी निज़ाम है वो आ जाएगा। और कोई भी अरब ममालिक इस वक्त ये नहीं चाह रहा कि वहाँ से ये बादशाहत वाला निज़ाम ख़त्म हो और यहाँ पर जमहूरियत आए और इलेक्शन और हम इस बादशाहत से बाहर हो जाएं। जब तक हम ये सोच नहीं बदलेंगे, हम अरब ममालिक ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक, हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। सिर्फ ये कह देने से कि अल्लाह बेहतर करेगा, सिर्फ ये कह देने से कि जी जो कुछ है अल्लाह की तरफ से, ऐसा नहीं है। क्योंकि दुनिया जो है वो बकदरे एफर्ट है, आप कोई एफर्ट करेंगे तो उसका नतीजा निकलेगा। मैं ये समझता हूँ, आप ये देखें आज तक आप कोई अरब ममालिक से एक साइंसदान निकाल के दिखाएं कि उसने कोई साइंसदान पैदा किया है। अरब ममालिक में आज तक कोई बड़े से बड़ा इंजीनियर इनके पास नहीं है, किसी टेक्नोलॉजी में महारत हमारे अरब ममालिक के पास नहीं है। तो फिर इसराइल फ़लस्तीन को क्यों ना पीटे? वो इन्हीं की इसी बातों से पीटता है कि इनके पास सलाहियत नहीं है। अगर आज भी अरब ममालिक ये ना सोचा कि हमने अपने आने वाले वक्त में दिफा करनी है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सुपर पावर के चंगल से बाहर निकल सकेंगे। सही है। प्रोफेसर साहब, ये जो भारत के एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने जब एटमी धमाके किए 1998 में, मैं अपना दोबारा उसी मौजू पर आऊँगा कि किन मुश्किलात, वो जो 24 साल जो 74 के पहले धमाके थे और 98 के उस 24 साल में पाकिस्तान ने किन मुश्किलात को फेस किया और कौन सी कुव्वतें थी, ताकतें थी जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के पीछे थी और जिन्होंने पाकिस्तान को फुली सपोर्ट किया, और वो कौन से लोग थे जिन्होंने इसको पाया तकमील तक पहुँचाया? मैं समझता हूँ सर, सबसे पहले तो भारत खुद था कि जिसने बाकायदा तौर पर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान की इकॉनमी को सबसे पहले डिस्टर्ब किया जाए। तो जब उसने पहली मरतबा ये एटमी अटैक्स किए, एटमी धमाके किए माजरत, और तो उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल जो इकोनॉमिकल फोरम था उसने सारी की सारी जो कंसंट्रेशन थी उनकी वो सारी की सारी इंडिया की तरफ हो गई, और उसने इंटरनेशनल ट्रेड को जो है वो अपनी तरफ जो है वो उनकी तवज्जो को मबजूल किया, जिसका नुकसान हुआ पाकिस्तान को। वो जो 24 साल थे इकनॉमिकली हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने इतनी तरक्की नहीं की, इतना आगे ना बढ़ सका। लेकिन हम देखते हैं कि 1998 के बाद चाइना ने हमारी तरफ रुख किया और फिर
ऐसा रुख किया कि वो हमारा सिर्फ दोस्त ही ना बना, वो दोस्त तो पहले से शुरू से था, लेकिन उसकी जो हमारे साथ जो तजारती मुआहदे थे, आप देखें कि उसकी तादाद कितनी है। उससे पहले कम थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा हुई। फिर अमेरिका ने हमारे साथ जो है जो ट्रेड्स की, और उसके बाद अमेरिका के हमारे साथ जो मुआहदे हैं आप उनकी देख लें, जो काउंट करें तो पाकिस्तान जो है इकनॉमिकली गिरा उन पिछले 24 सालों में। मैंने पहले भी बात की है पिछले सेगमेंट में कि तवाज़ुन जो है वो बिगड़ता है। जब दिफाई तवाज़ुन बिगड़ता है तो फिर इकनॉमिकली वो मुल्क नीचे जाता है, माशरती तौर पे भी नीचे जाता है, और मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी साजिशों का शिकार हो जाता है कि जब वो अंदर ही टूट फूट का शिकार। मैं यहाँ इसी तसलसल को बढ़ाता चलूँ, 1998 के बाद जब इंडिया ने देखा कि अब ये भी एक एटमी ताकत बन चुका है और एक तवाज़ुन जो है वो स्टेट में बरकरार हो चुका है बर सगीर के अंदर, तो फिर अगली जो उसकी साजिश थी वो मुल्क को अंदरूनी तौर पर तोड़ने की थी। हम देखते हैं कि मुशर्रफ दौर के अंदर जो टारगेट किलिंग्स थी और टेररिस्ट अटैक्स थे उनकी तादाद बढ़ी। फिर 9/11 का जो वाक़यात हुए उसमें फिर मुड़ जुड़ के पाकिस्तान की तरफ एक जो है वो रुख किया गया। किसी न किसी तरीके से इंडिया उन पिछले 24 सालों में भी और उसके बाद के हालात में भी उसने कोशिश यही की रखी कि पाकिस्तान को अंदरूनी खिलफशार की तरफ लेके जाया जाए। आज के दौर में अगर हम देखें, आज के दौर में तो देखें कि बलूचिस्तान का इशू हमारे सामने आया कि किस तरह इंडिया ने अपनी एजेंसीज के थ्रू और अपने मज़मूम अज़ाइम के थ्रू बलूचिस्तान के आवाम को निशाना बनाया, उनको इस्तेमाल किया और पाकिस्तान खिलाफ सरगर्मियों को उस वक्त भी जारी रखा, आज भी जारी रखा। मैं यहाँ ये बात ज़रूर करता चलूँ कि सर, मोमिन को तेगो तलवार की ज़रूरत नहीं होती, ये हमेशा क़ुव्वत ईमानी से लड़ता है। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। हमें इस एटमी ताकत की ज़रूरत नहीं थी, 1965 में भी दुनिया ने देख लिया था। हमें इस एटमी ताकत की ज़रूरत नहीं थी, हमारे पास तो क़ुव्वत ईमानी है। यहाँ इस पाकिस्तान में ईमान भी है, इत्तेहाद भी है, तंजीम भी है, और जब वक्त पड़े तो दुनिया भी देखती होती है कि किस तरह से हम सब इकट्ठे हो जाया करते हैं। ये एक सवाल अमूमन किया जाता है कि एटमी हथियारों की वजह से कहीं ये कत्ल इंसानी का सबब तो नहीं बन जाते। तो मैं यहाँ बिल्कुल आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से इस एक सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहूँगा कि कभी भी एटमी हथियार जो है वो कत्ल इंसानी का सबब नहीं बनते, बल्कि दिफाई तौर पर मैं समझता हूँ एक तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है। अगर एक नामे के पास एक आप कंट्री के पास या एक ही सतह पे ऊपर एक धड़े के पास जो एटमी हथियार है तो वो बहुत ज़्यादा हद तक थ्रेट कर सकता है, धमका सकता है, और उसके जो साजिशें होती हैं उस तक दूसरी कौम नहीं पहुंच सकती। तो मैं समझता हूं कि जब दोनों धड़ों के पास एटमी हथियार होगा तो वो अमन का बड़ा सबब होगा। ये एक, अगर आप इसको क्रिटिकल थिंकिंग में देखें तो ये अमन का सबब है, ये बजाय इसके हम कहें कि ये कत्ल इंसानी का सबब है। इंसान तो उस वक्त भी कत्लेआम किया जाता कि जब तलवारों का दौर था, तो तागूती ताकतें शबखून मारा करती थी और रातों रात जो है वो जो है बर्बादी कर दिया करते थे। ऐसी बात नहीं है, एटमी हथियार किसी मुल्क की बका के लिए, उसकी सलामती के लिए और उसके अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। बल्कि सिर्फ मैं यहाँ ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि एटमी हथियार पाकिस्तान की ही दिफा के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे खित्ते के अमन और इस्तेकाम के लिए बहुत ज़रूरी थे। पाकिस्तान के जो एटमी धमाके थे उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि उसके सराउंडिंग में जो कंट्रीज़ हैं और हमारा जो इलाका जात हैं उनकी तमाम तर इस पूरे इलाके की इस्तेकाम के लिए मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से उस टीम का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। मेरे ख्याल में आज शायद जितने भी डिबेट्स हुई होंगी, जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, उस टीम के जो 10 बड़े मेंबर थे, जो 10 मेन कोर कमेटी थी, उनके अस्मा मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। उनको अब मिल के जो है वो खराज तहसीन ज़रूर पेश करना चाहेंगे। 2 सर इदारे थे, एक केरल काउंटर रिसर्च लेबॉर्ट्री और दूसरा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इसके साथ हमारी सियासी क़यादत और फ़ौज पाकिस्तान का किरदार शामिल था। मैं बताता चलूँ कि जो सरबराह थे केरल के काउंटर रिसर्च लेबॉर्ट्री के, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे। आपके साथ डॉक्टर गुलाम दस्तगीर थे जो सीनियर साइंसदान थे। फिर इंजीनियर सुल्तान बशीर महमूद साहब का नाम आता है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में काम करने के माहिर भी थे और ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में इनकी नुमाया खिदमात भी थी। फिर डॉक्टर अनवर अली जो बाद में चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में मुकर्रर हुए। डॉक्टर समी मुबारक मंद सर ने भी इनका नाम लिया, बहुत बड़ी पर्सनालिटी, बहुत अच्छे साइंटिस्ट के जिन्होंने कोल्ड टेस्ट और मिसाइल प्रोग्राम में भी अहम हिस्सा लिया था। डॉक्टर इशफाक अहमद हैं इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन हैं, और डॉक्टर परवेज़ भट्ट न्यूक्लियर इंजीनियर थे और पावर रिएक्टर के माहिर भी थे। डॉक्टर नसीम अहमद साहब जो धमाकों के उस वक्त उस मौके पर साइंसी अमल की निगरानी कर रहे थे। इनके साथ मैं नाम लूँगा जनरल जुल्फ़कार अली ख़ान का, कि जो उस वक्त फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों के साथ मुकम्मल तावन में भी थे और कोऑर्डिनेशन में भी थे। जनरल खालिद कदवाई
SPD के बानी अरकान में से थे। तो ये 10 वो लोग हैं कि जो बाकायदा तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं, खिराज तहसीन के मुस्तहिक भी हैं कि एक टीम वर्क था। इसके साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो उस वक्त मुल्क की क़यादत भी कर रहे थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, और साथ ही साथ अफवाज पाकिस्तान, इन तमाम को जो है वो खिराज तहसीन ज़रूर पेश करना चाहिए। बहुत बड़ा एक था कि इतने प्रेशर के बाद इसमें कोई दो राय नहीं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बहुत बड़ा प्रेशर बर्दाश्त करने के बाद ये फैसला लिया कि हमने एटमी धमाके। बेशक सर, बेशक। इसमें हम जितने भी खराजे देखें, आप चीज़ें बना रहे हैं, आपने बना के रख ली हैं, आपके पास महफूज हैं। आलमी बरादरी का प्रेशर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, उसी प्रेशर में आकर भुट्टो साहब फांसी के तख्तादार पे लटक गए। और नवाज शरीफ साहब के साथ भी बहुत कुछ हुआ उसके बाद, उस एटमी धमाकों के बाद। लेकिन मैं समझता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट ना देना एक बहुत बड़ा क्रेडिट है उनका। ये जाती होगी। देखिए नेशनल लेवल के ऊपर तो वो किसी भी तसादुम का सामना करते हुए शायद कंप्रोमाइज़ कर जाएं, मगर देखें कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ा मुश्किल होता है, ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि जब आपको दुनिया की ताकूती ताकतें आपको प्रेशर डाल रही हों और उस वक्त आप साबित कदम रह जाएँ, मुस्तकिल मिजाजी आ जाए। मैं समझता हूँ कि सियासी बसीरत बड़े काम की आती है, बड़े काम आती है। और टीम का लीडर का फैसला जो है वो हतमी होता है कि करना है, डू और डाई वाली सिचुएशन थी उस वक्त। आज इस दफा दूसरा मौका है, ये इंडिया के साथ हमारा दूसरा मौका है। और हमने देखा कि वही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम भारत को जो है वो जवाब देंगे। ठीक है, मैं एजाज साहब की तरफ आऊंगा। प्रोफेसर एजाज साहब, मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान की एटमी कुव्वत को किस तरीके से देखती है, क्या नजर आता है आपको? काशिफ भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने एक पॉइंट यहाँ पर रेज़ किया है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान लीड करता है मुस्लिम उम्मा को, और मुस्लिम उम्मा को ये इतना आइडिया है और वो इस चीज़ को ऑन करती हैं कि पाकिस्तान हमारा सरबरा है। वो और बात है कि हम जंगी हालात में हैं और इसके बाद हमारा जो इकोनॉमिकली जो यहाँ पे रिसेशन का दौर है, मतलब इतने डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में वो लीड करने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान में कोई भी ख़तरा मोल लेने की सलाहियत मौजूद है। ना सिर्फ मौजूद है बल्कि पाकिस्तान जवाब देना भी जानता है अपने सालमियत की खातर और साथ अपने मुल्क की बका की खातर। पाकिस्तान आखिरी हद तक जाने का अज़म रखता है। यही बात है कि जब हम मुसलमान की बात करते हैं तो सबकी निगाहें पाकिस्तान पे आ जाती है। आप जो हमारा ब्रादर कंट्री सऊदी अरेबिया है, जब भी यहाँ पे अगर आप देखें कि वहाँ पे कोई भी ऐसे हालात नासाजगार होते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी की वहाँ पे बुलावा आ जाता है और ये लोग वहाँ पे जाते हैं। आज जब हम देखते हैं कि दुनिया के जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, जो उनके सरबराह हैं वो हमारे एक्स आर्मी चीफ हैं, तो आर्मी चीफ हैं, तो कहने की बात यह है कि पाकिस्तानी को ऑन किया जाता है। और ये क्यों ऑन किया जाता है कि ऑनली द कॉज दैट इज़ कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर है पूरी आलम दुनिया में जो इस्लामिक कंट्री सिर्फ पाकिस्तान है। आप देखें कि हम जब सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, वहाँ के जो मुसलमान हैं शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बादशाही निज़ाम है, कतर की बात करते हैं और अरब कंट्रीज़ की बात करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे उस एतबार से डेवलपमेंट नहीं है, उस एतबार से यहाँ पे लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इतने ऐशो इशरत नहीं है। लेकिन जज्बा ईमानी मैं ये समझता हूँ कि उन कंट्री से पाकिस्तान में ज़्यादा है, क्योंकि आंखों में आंखें डालने की जो सख्त जो आदमी रखता है वो पाकिस्तान रख सकता है, क्योंकि इस्लाम तो वहाँ से फूटा है, इस्लाम की जड़ें वहाँ से आबियारी वहाँ पे हुई। लेकिन हकीकी मानों में जो देखा जाए, इस्लाम ने पाकिस्तान में पनपना सीखा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को मदीना तो सानी इसलिए कहा जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम है, और जिस मुल्क को अगर जो क्योंकि दुनिया के बाकी जो इस्लामी ममालिक हैं वो उनमें से शायद कोई ऐसा कंट्री जो इस्लाम की बेस के ऊपर बना हो, लेकिन पाकिस्तान अगर यहाँ पर मारज़ वजूद में आया है, इसका जो बेसिक जो थीम यही था कि इस्लामिक कंट्री है, ये इस्लाम के नाम पर बना है। इसके ऊपर इसकी जो निगाह करम है ये औलिया कराम की ज़मीन है, औलिया कराम की नज़र करम है, अल्लाह तबारक तआला की नज़र करम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम है। तो कहने की बात यह कि जब इतनी मतलब पाक और बरगज़ीदा हस्तियाँ जिस मुल्क के साथ हों, तो मैं ये समझता हूँ कि दुश्मन जो हमारा वो मतलब किस तरह वो जुर्रत कर सकता है कि पाकिस्तान के आगे मीन की आंखों में आंखें डाल के बात करे। यही बात है कि पाकिस्तान ने जब भी अपने जो दुश्मन जब भी पाकिस्तान को ललकारा, तो पाकिस्तान ने फ्रंट फुट पे जाके, ना कि बैक फुट पे, फ्रंट फुट पे जाके उसका मुकाबला किया। हम देखें कि जो हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बात करते हैं, तो जब उन्होंने देखा कि जब आपके मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में हिंदुस्तान में टोटली 2 या 3 दरख्त गिराए थे,
तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मोदी मैं जंग करने का सोचूंगा नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अटैक करके बताऊंगा। और खान साहब ने उस वक्त वहाँ पे अटैक करके उसको बताया था, बल्कि उनके जो वहाँ पे अभिनंदन को हमने कैप्चर भी किया था। तो कहने की बात यह है कि पाकिस्तान का जो भी यहाँ पे हुक्मरान आया है, वज़ीर आज़म आया है, उसने हिंदुस्तान को आड़े हाथों लिया है। हमारे अपने लाख इख्तलाफात सही, हम किसी को माने हैं, किसी को ना माने, हम लड़े, हम झगड़े, हम कुछ भी करें, हम अपने घर में यहाँ पे मुल्क में, लेकिन हिंदुस्तान की जब बारी आती है तो हमारा जो एक वन पेज के ऊपर, चाहे हमारी जो सियासी क़यादत हो जाए, हमारे फौज हो जाए, हमारी आवाम हो जाए, मिल के हिंदुस्तान का मुकाबला करने की सकत रखती है। और यही वजह है कि जब तमाम का तमाम मुल्क एक पेज पे होता है तो वहाँ पे जंगें जीती जाती हैं, वहाँ मेरिकल्स होते हैं, वहाँ पे दुश्मन के मुंह की खानी पड़ती है। और वहाँ पे अब जब पाकिस्तान जब नारा तकबीर बुलंद करता है, ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड सारे लोग आपके साथ मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? मिल इसलिए जाते हैं कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है। लेकिन अमन का मतलब ये हरगिज़ ये नहीं है कि हम किसी के धौंस में हैं, हम किसी के तसल्लुत में हैं, कोई हमें डोमिनेट करे। जो हमें मैली आंख से देखे, हम आंखें नोच लेने की सकत रखते हैं, हम आगे बढ़ के उसको भगाने की सकत रखते हैं। यही वजह है कि आलम इस्लाम जो पाकिस्तान का अपना कला समझती है, अपना राबर समझती है, जिसको बेस करते हुए सबकी तमन्नाएं, सबकी उमंगें पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पे मरकूज़ हैं। और आज मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत दिन है और बड़ा यादगार लम्हा है कि जब 28 मई की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, उस वक्त जो क़यादत थी, नो डाउट कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का इसमें बेहतर रोल है कि उन्होंने एक राइट टाइम के राइट डिसीजन लिया। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब वो डिसीजन क्यों ना लेते? क्योंकि आवाम का इतना प्रेशर था कि मियाँ नवाज शरीफ ना भी लेते, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये वाला डिसीजन हर हाल में लेना था। क्योंकि जब आवाम का इतना प्रेशर अगर आपके पास हो जाता है, तो चाहे वज़ीर-ए-आज़म कोई भी हो, तो क्योंकि आवाम पीछे होती है, वज़ीर-ए-आज़म तो आवाम का होता है और आवाम का चुनाव से आता है। अगर नवाज शरीफ साहब अगर उस वक्त ये वाला फैसला अगर ना लेते, तो मैं ये समझता हूँ कि आशा नवाज शरीफ साहब भी ना होते। लेकिन उस वक्त उन्होंने फैसला लिया। आज पाकिस्तान भी है, एटमी पावर भी है, नवाज शरीफ साहब का नाम भी है और पाकिस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे शहजाद साहब? मैंने देखा था कैशी साहब, देखें आज हम जो ये है IMF, उससे हम तकरीबन 28 अरब डॉलर के लिए शराइत भी मान रहे हैं, बजट भी बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, अवाम पे दबाव भी है, अवाम का दबाव भी है। तो लेकिन आप ये देखें कि उस वक्त 5 अरब डॉलर सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को ऑफर हुई थी और उन्हें ये कहा गया था कि आप ये तकरीबन 25 से 30 अरब डॉलर बनता है जी तकरीबन, और वो दुनिया का शायद वाहिद अमीर तरीन होते। मैं ये समझता हूँ कि उनका ये फैसला बिल्कुल बरवक्त था और दुरुस्त था। और जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि वो अवाम का दबाव था, वो थे तो प्राइम मिनिस्टर, वो चाहते तो वो दबाव न भी लेते। ऐसे ऐसे वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पर गुजरे जिन्होंने अवाम के प्रेशर को खातर में नहीं रखा और बिलाशुबा उस वक्त की पाक अफवाज, उन वहाँ के इंजीनियर और मियाँ नवाज शरीफ को ये क्रेडिट जाता। सही है। अब आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, मैं आज के प्रोग्राम के तवस्सुल से, आज के दिन के तवस्सुल से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और उनकी टीम को सराजी तहसीन ज़रूर पेश करना चाहूँगा अपने एक शेर के साथ कि जियो तो ऐसे कि हर शख्स एहतराम करे, जियो तो ऐसे कि हर शख्स एहतराम करे, मरो तो ऐसे कि मौत भी तुम्हें सलाम करे। बहुत शुक्रिया। मेरे पास प्रोग्राम का यहाँ वक्त ख़त्म हुआ जाता है। जाते जाते सिर्फ इतना कहेंगे कि जिस क़यादत ने भी फैसला लिया, जो लोग उसके पीछे थे, जिन लोगों की कुर्बानियाँ हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बनाने का फ़ैसला किया और उस पर अमल दरामद करते करते अपनी जानों के नजराने तक पेश किए, और पाकिस्तान आज उस स्टेज पर खड़ा है कि आलमी दुनिया पाकिस्तान को कदर और इज़्ज़त की निगाह से देखती है, और भारत जैसा अज़ली दुश्मन जो है वो भी पाकिस्तान को मैली आंख से देखने के लिए 10 दफ़ा सोचता है। और बयानुल मरसूस के बाद जो पाकिस्तान ने फतह हासिल की है, जो मार्का सर अंजाम दिया, उसके बाद तो बिल्कुल भी कोई भी दुश्मन पाकिस्तान को कभी भी मैली निगाह से देखने के लिए 100 बार सोचेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।